आज का जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन अ प्रोसेस। हमें ये बताना है कि किसी भी प्रोसेस पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं या कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें आज के इस टॉपिक में बताना है। ठीक है, द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। यानी जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो ये एक बहुत पेचीदा एक्टिविटी होती है, एक पेचीदा प्रोसेस होता है। इट इन्वॉल्व्स वेरियस ऑपरेशन, यानी उस दौरान कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। फॉलोइंग आर द ऑपरेशन डेट आर परफॉर्म्ड वाइल एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस। कुछ ऑपरेशन जो परफॉर्म किए जाते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस वो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेशन, ये हमारी क्या है, स्टेट्स डायग्राम बनाया हुआ है, प्रोसेस स्टेट डायग्राम इसको बोला जाता है। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं आगे। पहला है ऑपरेशन जो एक प्रोसेस पे करा जाता है, वो है क्रिएशन। दिस द इनिशियल स्टेप ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन एक्टिविटी। यानी किसी भी प्रोसेस पे जो भी ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं उनमें सबसे पहला अप्लाई किया जाने वाला प्रोसेस क्या है, क्रिएशन। भाई पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, क्रिएशन, यानी पहले हम प्रोसेस को बनाएंगे, तभी उसके ऊपर हम और चीज़ें लगा सकते हैं। द प्रोसेस क्रिएशन मीन्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू प्रोसेस फ्रॉम द एग्जीक्यूशन। यानी एक नए प्रोसेस को क्रिएट करना। दिस माइट बी परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम, यूजर और ओल्ड प्रोसेस इटसेल्फ। यानी इसको परफॉर्म किया जा सकता है सिस्टम द्वारा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रोसेस को क्रिएट कर सकता है अपनी तरफ से। और कौन क्रिएट कर सकता है किसी भी प्रोसेस को, यूजर, यानी हम लोग भी किसी प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कोई एप्लीकेशन हमें लॉन्च करनी है, उसे हम क्लिक करते हैं तो उससे क्या वो लॉन्च हुई, वो हमने की है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम ने तो नहीं की, सिस्टम ने तो नहीं की। तो इसी तरह से उसको हम भी क्रिएट कर सकते हैं। और ओल्ड प्रोसेस इटसेल्फ, यानी कोई जो प्रोसेस इस समय रनिंग में है वो भी किसी नए प्रोसेस को क्रिएट कर सकता है। तो यानी प्रोसेस को क्रिएशन तीन तरीके से किया जा सकता है। अगर सिस्टम कर रहा है, सिस्टम मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा यूजर द्वारा, तीसरा किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा जो खुद से एग्जिस्टिंग अभी सिस्टम में है। देयर आर सेवरल इवेंट्स दैट लीड्स टू द प्रोसेस क्रिएशन। कई सारे पॉसिबल रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रोसेस को क्रिएट करना पड़ सकता है। सम ऑफ द सच इवेंट्स आर द फॉलोइंग। ऐसे कुछ इवेंट्स के नाम दिए गए हैं, कुछ ऐसी लिस्ट की दी गई है जो प्रोसेस क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला, व्हेन वी स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम क्रिएट्स सेवरल बैकग्राउंड प्रोसेसेस। जैसे ही हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, सिस्टम हमारा क्या करता है, बहुत सारे प्रोसेस को बैकग्राउंड में क्रिएट कर देता है। आप कभी एग्जांपल लीजिएगा, आपके पास अगर कोई विंडो लैपटॉप वगैरह होगा तो आप देखिएगा जैसे कि आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो बहुत सारे जो प्रोसेस हैं वो बैकग्राउंड में अपने आप से स्टार्ट हो जाते हैं। आप अपना फ़ोन स्टार्ट करिएगा, कुछ प्रोसेस हैं अपने आप से बैकग्राउंड में स्टार्ट हो जाते हैं, चलते रहते हैं। तो ये क्या है, सिस्टम द्वारा आपके क्रिएट किए जाते हैं। यूजर में रिक्वेस्ट टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस। अगर कोई यूजर अगर नया प्रोसेस क्रिएट करना चाहता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर हम कोई एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं, एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम इंस्टाग्राम चलाना चाहते हैं या हम कोई वेबसाइट चलाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं इसके लिए, हमने एक ऐप ली है आरोग्य सेतु, हमें उसे ऑन चलाना है, उसको देखना है, उसमें कुछ काम करना है, तो हम क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो एक उसका प्रोसेस क्या एक क्रिएट हो जाएगा, वो एप्लीकेशन क्या है आपकी रन करने लग जाएगी। अ प्रोसेस कैन क्रिएट अ न्यू प्रोसेस इटसेल्फ व्हाइल एग्जीक्यूटिंग। यानी एक प्रोसेस भी दूसरे प्रोसेस को क्रिएट कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने आपको गूगल क्लासरूम की एक एप्लीकेशन दे रखी है, आपके फ़ोन में है, आपने गूगल क्लासरूम की एप्लीकेशन को क्लिक किया, लॉन्च हो गई, यानी वो रनिंग स्टेट में। वहाँ पे आपने एक लिंक देखा जो एक यूट्यूब चैनल का लिंक है या यूट्यूब वीडियो का लिंक है। जैसे ही आपने उस लिंक पे क्लिक किया तो लिंक्स ने क्या किया, यूट्यूब की एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया। यानी जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोसेस था, जो आपकी गूगल क्लासरूम की जो ऐप थी, वहाँ से आपने किसको, एक और एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया, यानी एक और प्रोसेस को क्रिएट कर दिया, वो था यूट्यूब का। ठीक है, बैच सिस्टम टेक्स इनिशिएशन ऑफ द बैच जॉब। यानी जो बैच सिस्टम थे वो उसमें भी जनरली क्या होता था, एक जॉब इनिशिएट करते थे तो वो अगली आने वाली जितनी भी उसमें जॉब होती थी वन बाई वन वो एग्जीक्यूट होती चली जाती। आप याद कीजिए जो हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, उसमें क्या करते थे हम, सिमिलर जॉब को एक साथ ग्रुप कर देते थे, यानी एक जगह इकट्ठा कर देते थे और उनको एक साथ सीपीयू को असाइन कर देते थे। सीपीयू क्या करता था, जो उस ग्रुप में पहले नंबर की जॉब होगी उसको उठाता था, उस पर काम करता था, उसके बाद जब वो काम पूरी तरह से उस जॉब का खत्म हो जाता था और अगली जॉब को फिर वो ऑटोमेटिकली उठा लेता था, वो कर देता है। यानी पहली जॉब का फिनिश होना दूसरी जॉब का क्रिएशन होना बन जाता था उसमें। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी
आपका ऑटोमेटिकली क्रिएशन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका शेड्यूलिंग, और इसको बोल सकते हैं आप डिस्पैचिंग भी। आपने देखा होगा, आपने प्रोसेस स्टेट डायग्राम को नजर डालिएगा, प्रोसेस स्टेट डायग्राम पे वहां पे क्या होता है, एक एरो जा रहा है रेडी स्टेट से किसकी तरफ, रन स्टेट की तरफ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपकी प्रोसेस जो है रेडी स्टेट से कहाँ असाइन की जा रही है, रन स्टेट में। उस प्रोसेस को बोला गया शेड्यूलिंग और डिस्पैचिंग। क्यों शेड्यूलिंग ऑब्लिक डिस्पैचिंग लिखा जाता है, देखिए आपका सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होने के बाद वो मूव की जा रही है किसमें, रन स्टेट में, दैट इज शेड्यूलिंग। डिस्पैचिंग क्या है, वहां पे आपके जो प्रोसेस है उसका कंटेक्स्ट सेव किया जा रहा है, यानी साथ साथ उसमें डिस्पैचिंग भी की जा रही है, इसलिए शेड्यूलिंग ऑब्लिक डिस्पैचिंग लिखा जाता है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है, द इवेंट और एक्टिविटी इन विच द स्टेट ऑफ द प्रोसेस इज चेंज्ड फ्रॉम रेडी टू रनिंग। यानी इसमें क्या होता है, इस इवेंट में जो हमारी प्रोसेस है उसकी स्टेट चेंज हो रही होती है, रेडी से कहाँ स्टेट चेंज हो जाती है, रनिंग में। यानी अभी उसकी करंट स्टेट थी रेडी, अब बन जाएगी क्या, रनिंग। इट मीन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम पुट्स द प्रोसेस फ्रॉम रेडी स्टेट इनटू रनिंग स्टेट। Dispatching is done by operating system when the resources are free or process has higher priority than the ongoing process। ठीक है, साथ साथ उसकी शेड्यूलिंग होती है, शेड्यूलिंग का मतलब उसको सिलेक्ट करके रेडी से रनिंग स्टेट में रखा जाता है, साथ साथ उसकी डिस्पैचिंग भी होती है। अब लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था शेड्यूलिंग यहाँ पे कौन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहाफ पे, एक छोटा सा प्रोग्राम है हमने कल बताया था, उसका नाम यहाँ पे कर रहा है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, शेड्यूलिंग यहाँ पे जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और साथ में डिस्पैचिंग का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, डिस्पैचर। ठीक है, देयर आर वेरियस अदर केसेस इन विच द प्रोसेस इन रनिंग स्टेट इज प्रीएम्प्टेड एंड प्रोसेस इन रेडी स्टेट इज डिस्पैच्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे केसेस ऐसे भी पढ़ेंगे जिसमें आप क्या होगा, आपका प्रोसेस क्या रनिंग स्टेट से प्रीएम्प्ट कर दिया जाता है और कोई नया प्रोसेस आपका रेडी स्टेट से उठा के रनिंग स्टेट में डाल दिया जाता है। एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे बार बार, प्रीएम्पशन। कल भी एक बार आया था ये, आज भी लेक्चर में प्रीएम्प्टेड एक वर्ड आ रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीएम्प्टेड? देखिए, आप कुर्सी पे बैठे हैं, ठीक है, अचानक से कोई आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन आया रूम में, तो मैंने क्या किया, आपसे कहा कि भाई उठ जाओ यहाँ से, और मैंने उस नए बंदे को जो आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी का है उसको आके बैठा दिया। ठीक है, यानी आपका खुद से उठने का मन नहीं था, लेकिन मैंने क्या किया, जो नया बंदा आया था उसकी हायर प्रायोरिटी होने की वजह से, इंपॉर्टेंस होने की वजह से मैंने आपको उठा के उसको बैठा दिया। ठीक इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता है। अगर आपका लो प्रायोरिटी प्रोसेस रन कर रहा है रनिंग स्टेट में और कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आपका रेडी स्टेट में आता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का, तो उस केस में वो जो प्रोसेस लो प्रायोरिटी वाला है उसको ज़बरदस्ती, यानी उसकी विलिंग के अनुसार, विलिंग के अपोजिट, उसको उठा के वापस से किस में, रेडी स्टेट में डाल देता है। तो इसको बोला जाता है प्रीएम्पशन, मतलब उसको ज़बरदस्ती रोका गया है। ठीक है, थर्ड है आपका ब्लॉकिंग। ये भी एक आपका ऑपरेशन है। व्हेन अ प्रोसेस इन्वोक्स एन इनपुट आउटपुट सिस्टम कॉल दैट ब्लॉक्स द प्रोसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम पुट इन ब्लॉक मोड। यानी जब एक प्रोसेस आपका रनिंग में है, रनिंग में होने का मतलब क्या है, आप वो आपको सीपीयू पर साइन है, सीपीयू पे जब वो कार्य कर रहा है, सीपीयू पे उसका जो एग्जीक्यूशन चल रहा है, उस दौरान अगर प्रोसेस इनपुट आउटपुट के लिए कॉल इन्वोक करता है, यानी इनपुट आउटपुट के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो उस दौरान क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उस प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने का मतलब क्या है, सीपीयू से उसको हटा के, यानी रनिंग स्टेट से उसको हटा के किस में डाल देता है, वेट और ब्लॉक स्टेट में। किस में डाल देता है, वेट और ब्लॉक स्टेट में। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया गया, ब्लॉकिंग का। किसने किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने। किस पे किया, प्रोसेस पे जो रनिंग स्टेट में था। ब्लॉक मोड इज बेसिकली अ मोड वेयर प्रोसेस वेट्स फॉर इनपुट आउटपुट, हेंस ऑन द डिमांड ऑफ प्रोसेस इटसेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक्स द प्रोसेस एंड डिस्पैचेस अनदर प्रोसेस टू द प्रोसेस। यानी जब उसको ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक करने का मतलब वेट और ब्लॉक स्टेट में डाल दिया, उस दौरान फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक नए प्रोसेस को सेलेक्ट करता है और वापस से किस में डाल देता है, रनिंग स्टेट में। Hence, in process blocking operation, the operating system puts the process in waiting state। और ब्लॉकिंग
परफॉर्म करने का मतलब ये है कि जो आपका ऑपरेशन है, जो आपका प्रोसेसर है, वो क्या करेगा, अपना एग्जीक्यूशन उसका हटाएगा और उसको किसमें, ब्लॉक और वेट स्टेट में डाल देगा। ये था आपका ब्लॉकिंग ऑपरेशन किस पे, प्रोसेस पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन, प्रीएम्पशन। चौथा नंबर का ऑपरेशन है आपका ये। व्हेन अ टाइम आउट अकर्स, दैट मीन्स द प्रोसेस हैड नॉट बीन टर्मिनेटेड इन द allotted टाइम इंटरवल एंड नेक्स्ट प्रोसेस इज रेडी टू एग्जीक्यूट, देन द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रीएम्प्ट द प्रोसेस। यानी अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि भाई आपको जो प्रोसेस रनिंग स्टेट में है उसको अब रुक जाना चाहिए था, अब उसका काम खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उसका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ और आपका कोई नया प्रोसेस क्या है, रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, उस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकता है, उसको प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर सकता है। प्रीएम्प्शन का मतलब उसको जबरदस्ती रोक सकता है। तो प्रीएम्प्शन ऑपरेशन तब परफॉर्म किया जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोसेस को जबरदस्ती यानी बिना उसके रनिंग स्टेट को खुद से छोड़े उसको रनिंग स्टेट छोड़ने पे मजबूर करता है। दिस ऑपरेशन इज ओनली वैलिड वेयर सीपीयू शेड्यूलिंग सपोर्ट्स प्रीएम्पशन। यानी अगर आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग प्रीएम्पशन को सपोर्ट करती है तभी प्रीएम्पशन ऑपरेशन पॉसिबल है। अब सीपीयू शेड्यूलिंग के दो मोड होते हैं, पहला मोड होता है प्रीएम्पशन, दूसरा होता है नॉन प्रीएम्पशन। अब इन दोनों मोड के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीक, जब आपके इससे फर्दर टॉपिक हम कवर करेंगे। Basically, this happens in priority scheduling, where on the incoming of high priority process, the ongoing process is preempted. Hence, in process preemption operation, the operating system puts the process in the ready state. यानी कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर रहा है, किसी प्रोसेस के ऊपर प्रीएम्पशन ऑपरेशन लगा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो प्रोसेस बाद में कहाँ जाएगी, वापस रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में चली जाती है। फिफ्थ ऑपरेशन है आपका टर्मिनेशन। क्या है, टर्मिनेशन। प्रोसेस टर्मिनेशन इज द एक्टिविटी ऑफ एंडिंग द प्रोसेस। यानी ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके बाद किसी भी प्रोसेस पे हम दूसरे ऑपरेशन नहीं लगा सकते, यानी ये प्रोसेस का एंड होता है, उसकी लाइफ साइकिल का एंड होता है। जैसे कि पहला ऑपरेशन किसी भी प्रोसेस पे जो लग सकता है वो है क्रिएशन, क्योंकि उससे पहले वो बना ही नहीं है, पहले वो बनेगा उसके बाद नए ऑपरेशन लगा सकते हैं। इसी तरह से जब उसका अंत हो जाता है उस प्रोसेस का, यानी वो मेमोरी से आउट हो जाता है, तो उस पर कोई और फर्दर ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो सकते। यानी किसी भी प्रोसेस पे सबसे आखिरी में लगने वाला ऑपरेशन कौन सा होता है, टर्मिनेशन। इन अदर वर्ड्स, प्रोसेस टर्मिनेशन इज द रिलैक्सेशन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज taken by the process for the execution. Like creation in termination, also there may be several events that may lead to the process termination. Some of them are, यानी जैसे कि प्रोसेस क्रिएशन के लिए कुछ इवेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसी तरह से प्रोसेस के टर्मिनेशन के लिए भी कुछ इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और वो कौन कौन से इवेंट पॉसिबल हो सकते हैं जिनकी वजह से टर्मिनेशन होता है किसी भी प्रोसेस का, वो हम अब पढ़ेंगे। पहला है प्रोसेस कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन फुल्ली एंड इट इंडिकेट्स टू द ओएस दैट इट हैज फिनिश्ड। यानी पहला सिंपल सा रीजन है कि भाई प्रोसेस को जितना समय एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए था उसने उतना समय लिया, उसने अपना एग्जीक्यूशन फिनिश किया, उसके बाद उसने ओएस को इंडिकेट किया कि भाई मेरा एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस पर टर्मिनेशन ऑपरेशन अप्लाई करता है और उसको मेमोरी से बाहर निकाल देता है। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ टर्मिनेट्स द प्रोसेस ड्यू टू सर्विस एरर्स। यानी किसी सर्विस एरर की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक प्रोसेस को अपना एग्जीक्यूशन खत्म करने की कोई सर्विस की जरूरत है और वो सर्विस उसको अनअवेलेबल है किसी भी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, तो उस केस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकता है। देयर मे बी प्रॉब्लम इन हार्डवेयर दैट टर्मिनेट द प्रोसेस। आपके किसी हार्डवेयर फॉल्ट की वजह से, हार्डवेयर एरर की वजह से भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकता है, तो किसी भी प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकता है। वन प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड बाय अनदर प्रोसेस। कोई और दूसरा प्रोसेस भी किसी दूसरे प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकता है। ये भी एक रीजन हो सकता है किसी भी प्रोसेस के टर्मिनेशन का। तो ये 5 आपके ऑपरेशन थे जो किसी भी एक प्रोसेस पे अप्लाई किए जा सकते हैं बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। देखिए, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है आईपीसी, कैपिटल में आईपीसी, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जनरली पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट की फॉर्म में कि भाई इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बताइए। ठीक है,
तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और इसके टाइप्स। अब बात करते हैं कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए जैसे कि नाम सजेस्ट करता है इंटर प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस हैं वो आपस में, जो सिस्टम के अंदर प्रोसेस हैं वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। क्यों कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ती है? कम्युनिकेट करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको एक दूसरे से कुछ डेटा शेयर करने की जरूरत पड़ती है। एक दूसरे कैसे जरूरत पड़ती है? जैसे कि एक पर्टिकुलर फाइल है, एक प्रोसेस रन कर रहा है, प्रोसेस को रनिंग के दौरान उस पर्टिकुलर फाइल में से कुछ डेटा रीड करना है, तो वो प्रोसेस क्या कर रहा है? उस फाइल को रीड कर रहा है। दूसरा प्रोसेस भी हो सकता है, उसको भी उस फाइल की जरूरत पड़ सकती है, तो वो क्या है? उस पर्टिकुलर रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे से उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक डेटा रीड कर रहा है, हो सकता है दूसरा उसको राइट कर रहा हो, तो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पे आपस में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो जो डेटा है जो रीड किया जा रहा है, वो जो राइट किया है, वो फॉल्टी डेटा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं। अ प्रोसेस कैन बी ऑफ टू टाइप। प्रोसेस को यहाँ पे दो तरीके से बांटा गया है, दो नजरियों की तरफ से बांटा गया है। पहला है इंडिपेंडेंट प्रोसेस और दूसरा है कोऑपरेटिंग प्रोसेस। देखिए इंडिपेंडेंट प्रोसेस वो होते हैं जिनको किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। जैसे हम कहना है कि भाई मुझे तो किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद से कर लूंगा, तो मैं हो गया इंडिपेंडेंट प्रोसेस। मैंने अपना काम खुद से किया बिना किसी की हेल्प के, मुझे किसी की कोई जरूरत ही नहीं है, ना कुछ चाहिए किसी से ना कुछ देना। अब बात करते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस। ये वो प्रोसेस होते हैं जो एक दूसरे से कुछ ना कुछ डेटा या कुछ ना कुछ चीज़ों का आदान प्रदान करते हुए, एक दूसरे की हेल्प करते हुए अपना प्रोसेस, अपना एग्जीक्यूशन को फिनिश करते हैं। तो दो तरह के प्रोसेस होते हैं, पहला इंडिपेंडेंट प्रोसेस, दूसरा है कोऑपरेटिंग प्रोसेस। एन इंडिपेंडेंट प्रोसेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेसेस। यानी जो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं उनका एग्जीक्यूशन किसी दूसरे के एग्जीक्यूशन से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको कुछ लेना देना नहीं है किसी से भी। वाइल अ कोऑपरेटिंग प्रोसेस कैन बी अफेक्टेड बाय अदर एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जो कोऑपरेटिंग प्रोसेस है उनका एग्जीक्यूशन जो है वो इफेक्ट हो सकता है किसी दूसरे के प्रोसेस के एग्जीक्यूशन से। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के ऊपर बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंड होते हैं, बहुत सारी चीजें वो आपस में शेयर कर रहे होते हैं। दो one can think that those processes which are running independently will execute very efficiently। यानी जो इंडिपेंडेंटली रन कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली रन करें, क्योंकि उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं, तो वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे और अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे वाले होंगे उनको क्या है, हो सकता है किसी रिसोर्स के लिए वेट करना पड़ जाए, हो सकता है उनको वो रिसोर्स मिले ही ना। तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं जो उनके एग्जीक्यूशन को प्रभावित करती हैं। इन रियलिटी there are many situations when cooperative nature can be utilized for increasing computational speed, convenience and modularity। लेकिन जो शेयरिंग है, जो आपकी कोऑपरेटिंग प्रोसेस है, इनके भी अपने एडवांटेज हैं। आप यहाँ पे बहुत सारे काम को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको कंप्यूटेशनल स्पीड का भी फ़र्क मिल सकता है, क्योंकि आपको हो सकता है कि वो जो रिसोर्स आपको चाहिए वो कंप्लीटली आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। एंड मॉड्युलैरिटी, मॉड्युलैरिटी का मतलब होता है कितने घनिष्ठता से, कितने ज़्यादा एक दूसरे से वो आपस में क्या कहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बाइंड होते हैं। अब बात करते हैं आईपीसी की डेफिनेशन की। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, दैट इज आईपीसी, is the mechanism provided by the operating system that allows process to communicate with each other। यानी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है? एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेस होते हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प कराता है। ठीक है, यानी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू दो प्रोसेस आपस में बात कर सकते हैं, आपस में डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस कम्युनिकेशन could involve a process letting another process know that some event has occurred or the transferring of data from one process to another। यानी इस कम्युनिकेशन में क्या होता है, प्रोसेस एक दूसरे को कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, प्लस आप आपस में एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपका डायग्राम में दिखाया गया, दो प्रोसेस हैं P1 P2, ये क्या कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कौन से वो मेथड्स हैं, वो हम इसके बाद अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी सी बात करिएगा, मैंने लिखा है प्रोसेस P1 इधर लिखा है मैंने प्रोसेस P2। ये P1 क्या है, P2 क्या है, ये 2 और 1 क्या है, ये है प्रोसेस की आईडी। क्या है? प्रोसेस की आईडी।
प्रोसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू बोथ मेथड्स, यानी दो मेथड होते हैं जिसकी वजह से जो आपके प्रोसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के दो मेथड होते हैं। पहला है आपका शेयर्ड मेमोरी, दूसरा है आपका मैसेज पासिंग। अब जैसे कि डायग्राम में दिया हुआ है दोनों मेथड्स का, शेयर्ड मेमोरी का डायग्राम मैंने बी में करके दिया हुआ है और आपका मैसेज पासिंग का मैंने पहले बनाया हुआ है। शेयर्ड मेमोरी वाले डायग्राम देखिए, एक प्रोसेस है ए, एक है प्रोसेस बी। प्रोसेस ए से एरो जा रहा है शेयर्ड मेमोरी की तरफ, प्रोसेस बी से एरो जा रहा है शेयर्ड मेमोरी की तरफ। यानी ये दोनों जो प्रोसेस हैं वो एक मेमोरी के ब्लॉक को आपस में शेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेमोरी के ब्लॉक को आपस में शेयर कर रहे हैं। और नीचे की तरफ दे रखा है कर्नल, यानी ये सब कुछ क्या है, कर्नल के एनवायरनमेंट में हो रहा है। अब दूसरा डायग्राम देखते हैं मैसेज पासिंग का। यहाँ पे दो प्रोसेस हैं, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। उन दोनों की तरफ से एक एरो जा रहा है जो जा रहा है एक मैसेज क्यू में, मैसेज दिए हुए M1 M2 M3 अप टू Mn, और ये भी किसके एनवायरनमेंट में हो रहा है? कर्नल। इन दोनों डायग्राम को जब हम इन दोनों मेथड के बारे में थ्योरी पढ़ेंगे तब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला मेथड है आपका शेयर्ड मेमोरी मेथड। कौन सा मेथड है पहला? शेयर्ड मेमोरी मेथड। शेयर्ड मेमोरी सिस्टम इज वन ऑफ द फंडामेंटल मॉडल ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, यानी ये बहुत बेसिक मॉडल है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का। इन द शेयर्ड मेमोरी सिस्टम द कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या है? जो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, जिनको आपस में कम्युनिकेट करना है। द कोऑपरेटिंग प्रोसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय एस्टैब्लिशिंग द शेयर्ड मेमोरी रीजन, यानी जो दो प्रोसेस हैं जिनको आपस में कम्युनिकेट करना है, आपको डेटा शेयर करना है, वो क्या करते हैं? उस डेटा को शेयर करते हैं किसकी हेल्प से? शेयर्ड मेमोरी रीजन से। जैसे कि आपने डायग्राम में देखा था कि शेयर्ड मेमोरी रीजन बनाया हुआ है, बी वाले डायग्राम में देखिए प्रोसेस ए और प्रोसेस बी के बीच में। इन इट्स एड्रेस स्पेस शेयर्ड मेमोरी मॉडल्स अलाउ द फास्टेस्ट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, यानी जो शेयर्ड मेमोरी के थ्रू जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो फास्टेस्ट होता है कंपेरेटिवली दूसरे मेथड से। अब मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अमंग द कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस द प्रोसेस दैट वांट टू इनिशिएट द कम्युनिकेशन एंड हैव सम डेटा टू शेयर, यानी दो प्रोसेस हैं, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। वो क्या है? कोऑपरेटिंग प्रोसेस हैं, यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अगर उनमें से कोई भी प्रोसेस कम्युनिकेशन चाहता है दूसरे प्रोसेस के साथ और उसके साथ डेटा शेयर करना चाहता है, तो क्या करेगा? एक शेयर्ड रीजन मेमोरी का क्रिएट करेगा अपने एड्रेस स्पेस में, यानी अपनी मेमोरी में एक शेयर्ड मेमोरी रीजन के हिसाब से एक ब्लॉक क्रिएट कर देगा। क्या कर देगा? अपने मेमोरी में, यानी जो उस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट की गई है उस पर्टिकुलर मेमोरी में से कुछ हिस्सा वो क्या करेगा? मेमोरी रीजन के तौर पे क्या करेगा? क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट, अनदर प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस बी है, दैट विशेस टू कम्युनिकेट एंड वांट टू रीड द शेयर डेटा। अगर उसको जो है प्रोसेस ए का डेटा रीड करना है, उससे कम्युनिकेट करना चाहता है, तो क्या करेगा? मस्ट अटैच इटसेल्फ टू द इनिशिएटिंग प्रोसेस शेयर्ड एड्रेस स्पेस, यानी फिर वो क्या करेगा? प्रोसेस ए के एड्रेस स्पेस से अपने आप को कनेक्ट करेगा और जो शेयर्ड मेमोरी वाला रीजन है उसको वो शेयर करेगा, वहां से वो डेटा को रीड करेगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि प्रोसेस ए है, इसको कोई डेटा क्रिएट करना है, उसको मतलब कोई डेटा चाहता है ये शेयर करे दूसरी ऐप के साथ, तो वो क्या करेगा? अपने मेमोरी स्पेस में एक शेयर्ड मेमोरी को क्रिएट कर देगा। अब प्रोसेस बी है जिसको वो डेटा रीड करना है, वो क्या करेगा? प्रोसेस ए की जो मेमोरी है उससे कनेक्ट करेगा और उस शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस करेगा। तो ये जो मेथड था इसको बोला जाता है शेयर्ड मेमोरी मेथड। इसका एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है? प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। शेयर्ड मेमोरी का एक एग्जांपल है, क्या है? प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हम आगे भी एक बार और डिस्कस करेंगे, आज इसको हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं। अब एग्जांपल के तौर पर समझाया जाए कि भाई प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे दो तरह के प्रोसेस हैं, देयर आर टू प्रोसेसेस, ठीक है। एक प्रोसेस को बोला गया प्रोड्यूसर, एक को बोला गया कंज्यूमर। नाम दे दिए गए। प्रोड्यूसर मतलब जनरली होता है जो प्रोड्यूस करता है, चीज़ों को बनाता है। कंज्यूमर मतलब जो हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी बात करें, एक कंपनी है जो ब्रेड बनाती है तो वो कहलाएगी प्रोड्यूसर, और हम क्या है ब्रेड को खरीद के खाते हैं तो हम क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर। यानी जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर, और जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस सम आइटम एंड द कंज्यूमर कंज्यूम दैट आइटम। प्रोड्यूसर ने कुछ आइटम को प्रोड्यूस किया यानी क्रिएट किया, और कंज्यूमर ने उस आइटम को कंज्यूम किया यानी उसको अपने पास लिया। द टू प्रोसेस शेयर अ कॉमन स्पेस और मेमोरी लोकेशन नोन एज बफर। यहाँ पे दो प्रोसेस क्या है? एक कॉमन मेमोरी स्पेस को शेयर कर रहे हैं
यानी जो शेयर्ड मेमोरी है उसको यहाँ पे बोला गया बफर। यानी एक बफर एक मेमोरी है जिसको ये दोनों प्रोसेस क्या है, शेयर कर रहे हैं। वेयर द आइटम प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर इज स्टोर्ड एंड फ्रॉम द कंज्यूमर कंज्यूम द आइटम इफ नीडेड। यानी होता क्या है, प्रोड्यूसर ने कोई आइटम बनाया, कोई डेटा क्रिएट किया, वो डेटा कहाँ पे रख दिया, बफर पे। कंज्यूमर को जब डेटा कंज्यूम करना होगा तो वो क्या करेगा, उस बफर से उसको रीड कर लेगा। यानी अभी तक बात हुई कि दो तरह के प्रोसेस हैं, एक को बोला गया हमने प्रोड्यूसर, एक को बोला कंज्यूमर। दोनों क्या कर रहे हैं, एक शेयर्ड मेमोरी को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और जब भी प्रोड्यूसर को कोई कंटेंट क्रिएट करना होता है वो क्या कर देता है, क्रिएट करने के बाद उस मेमोरी पे उसको सेव कर देता है। कंज्यूमर क्या करता है, और जाके उसको रीड कर लेता है उस शेयर्ड मेमोरी से। देयर आर टू वर्जन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम के दो तरह के वर्जन हो सकते हैं। पहला वर्जन क्या है, द फर्स्ट वन इज नोन एज अनबाउंडेड बफर। पहली प्रॉब्लम को नाम दिया उन्होंने अनबाउंडेड बफर, इन विच प्रोड्यूसर कैन कीप ऑन प्रोड्यूसिंग आइटम एंड देयर इज नो लिमिट ऑन द साइज ऑफ बफर। यानी पहली प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है कि भाई जो बफर है, यानी जो मेमोरी स्पेस है, जिसमें क्या है, प्रोड्यूसर आपका डेटा बना के डाल ही जा रहा है, 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 और बफर का साइज क्या है, अनलिमिटेड है। तो वो क्या है, वो बनाता रहेगा, डालता रहेगा, डालता रहेगा, डालता है। उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि कंज्यूमर जो है उसको कंज्यूम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा सिनेरियो क्या है कि जो बफर है हमारा वो लिमिटेड है, यानी बाउंडेड है। उसमें क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, एक कुछ सर्टेन नंबर तक आइटम को प्रोड्यूस करता है और उस बफर पे डालता है, और उसके बाद वेट करता है कि कंज्यूमर उसको कंज्यूम करे। ठीक है, ये इस तरह से है कि मान लीजिए रोटी बनाना है, रोटी बनानी है आप लोग, एक सिनेरियो तो ये है कि भाई मुझे रोटी बनानी है, मैंने खूब सारा आटा मला और मैंने क्या करा, रोटी को बनाते जा रहा हूँ, बनाते जा रहा हूँ। मुझे ये मतलब नहीं है कि एक आदमी खाएगा उसको, दो आदमी खाएगा, चार आदमी खाएगा, मैं क्या बनाते जा रहा हूँ। दूसरा सिनेरियो क्या है कि मुझे पता नहीं कितने लोग आने वाला है या कितना कंजप्शन होने वाला है, तो मैंने क्या आटा मला, उसमें से थोड़ी सी रोटी बना के रख दी और बाकी मैंने वेट किया कि जब तक ये कंज्यूम नहीं होंगी मैं नई रोटी नहीं बनाऊंगा। तो ये दो सिनेरियो है। इसमें से हम यहाँ पे एग्जाम्पल में हम दूसरा वाला सिनेरियो लेने वाले हैं, जिसमें क्या है कि प्रोड्यूसर थोड़ा सा आइटम क्रिएट करके बफर पे रख देता है, बाकी वेट करता है कि जब तक वो कंज्यूम ना हो जाए वो नया आइटम प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर विल शेयर सम कॉमन मेमोरी। यानी वो बफर है वो कॉमन मेमोरी की तरह है जिसको ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर शेयर कर रहे हैं। द प्रोड्यूसर विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग आइटम। प्रोड्यूसर ने क्या करा, आइटम्स को क्रिएट करना शुरू कर दिया और बफर पे रखना स्टार्ट कर दिया। इफ द टोटल प्रोड्यूस आइटम इज इक्वल टू द साइज ऑफ द बफर, यानी जितना उस बफर में डेटा आ सकता है, अगर जो आइटम उसने प्रोड्यूस किया है उसका साइज उसके बराबर है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो वेट करेगा जब तक कंज्यूमर उसको कंज्यूम करना स्टार्ट ना कर दे। यानी जितना वो बफर में डेटा आ सकता था प्रोड्यूसर ने पहले उतना बनाया और उस बना के उसमें रख दिया। अब वो वेट कर रहा है कि कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर ले। सिमिलरली कंज्यूमर विल फर्स्ट चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द आइटम। कंज्यूमर भी क्या करेगा, पहले अगर कुछ कंज्यूम करना है उससे पहले चेक करेगा कि भाई बफर में कोई आइटम है या नहीं। अगर है तो वो क्या करेगा, उसको कंजम्पशन स्टार्ट कर देगा और उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये थी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। इसका हम एक्सटेंडेड वर्जन आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से दो प्रोसेस क्या है, आपस में डेटा को शेयर कर रहे हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश की थी ये मैंने। नेक्स्ट है आपका मैसेज पासिंग मेथड। इसमें क्या है, नाउ वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस वाया मैसेज पासिंग। यानी अब हम जो अपना डिस्कशन करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं मैसेज पासिंग मेथड की हेल्प से। इन दिस मेथड प्रोसेसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ शेयर्ड मेमोरी। यानी यहाँ पे कोई भी शेयर्ड मेमोरी का यूज नहीं किया जाता आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। इफ द टू प्रोसेसेस, फॉर एग्जाम्पल P1 एंड P2 want to communicate with each other, they proceed as follows। लेकिन अगर दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कौन कौन से प्रोसेस, P1 एंड P2, तो किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करेंगे वो आपको अब बताया जा रहा है। पहला है स्टैब्लिशिंग अ कम्युनिकेशन लिंक। यानी वो आपस में एक दूसरे से एक कम्युनिकेशन लिंक को स्टैब्लिश करेंगे। जैसे कि आपने डेटा कम्युनिकेशन में पढ़ा था कि भाई दो यूजर हैं वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो पहले क्या उनको आपस में लिंक स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी प्रोसेस क्या करते हैं, आपस में लिंक स्टैब्लिश करते हैं। इफ अ लिंक ऑलरेडी एग्जिस्ट देन नो नीड टू स्टैब्लिश इट अगेन। लेकिन अगर पहले से एग्जिस्ट है वो लिंक उनके बीच में, तो कोई नया लिंक स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है स्टार्ट एक्सचेंजिंग मैसेजेस यूजिंग बेसिक प्रिमिटिव्स। यानी उसके बाद लिंक एक्सचेंज हो गया, लिंक एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद क्या है वो आपस में मैसेज को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं।
वी नीड एटलीस्ट टू प्रिमिटिव्स, सेंड मैसेज, दूसरा है रिसीव मैसेज। ये टू प्रिमिटिव्स क्या है, कमांड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या है मैसेज पासिंग को इंप्लीमेंट करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डायग्राम कि भाई एक सेंडिंग प्रोसेस है, एक रिसीविंग प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल P1 सेंड कर रहा है और P2 रिसीव कर रहा है। तो P1 क्या करेगा, अपना जो भी डेटा उसको सेंड करना है, जो भी उसको कम्युनिकेशन मैसेज पास करना है, वो मैसेज को प्रिपेयर करके वो किसके पास भेज देगा, मैसेज पासिंग मॉड्यूल के पास। मैसेज पासिंग मॉड्यूल के पास मैसेज पासिंग मॉड्यूल क्या करेगा, उस मैसेज को वापस भेज देगा किसके पास, P2 का जो मैसेज पासिंग मॉड्यूल है, यानी कम्युनिकेशन चैनल जो स्टैब्लिश हुआ है उस पर उस मैसेज को पास करेगा और वो मैसेज कहाँ रिसीव होगा, जाके P2 के मैसेज पासिंग मॉड्यूल के पास। वो मॉड्यूल क्या करेगा, वापस से P2 को वो डेटा लौटा देगा जो कि P1 ने सेंड किया था। द मैसेज साइज कैन बी ऑफ फिक्स साइज और वेरिएबल साइज। If it is of fixed size, it is easy for OS designer but complicated for a programmer. And if it is of variable size, then it is easy for a programmer but complicated for the OS designer. यहाँ पे बात की गई है साइज की जो हम मैसेज सेंड करते हैं। जैसे कि आपने डेटा स्ट्रक्चर में, उसमें डेटा कम्युनिकेशन में भी पढ़ा था, वहाँ पे भी जब हम मैसेज भेजते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है मैसेज हेडर और दूसरा होता है डेटा। ठीक है, मैसेज हेडर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंटेन होती हैं जो कि आपके कम्युनिकेशन को सेफ एंड सिक्योर बनाने में हेल्प करती हैं और एरर डिटेक्शन और करेक्शन में भी हेल्प करती हैं। स्टैंडर्ड मैसेज कैन बी हैव टू पार्ट्स, हेडर एंड बॉडी, यानी हेडर पार्ट और मैसेज पार्ट, बॉडी पार्ट। द हेडर पार्ट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग मैसेज टाइप, डेस्टिनेशन आईडी, सोर्स आईडी, यानी किसको भेजा जा रहा है, कहाँ से भेजा जा रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होती है। मैसेज लेंथ एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। The control information contain information like what to do if run out of buffer space, sequence number, priority etc. तो ये बात हुई आपकी मैसेज पासिंग में, यानी जब मैसेज पासिंग में आपका डेटा सेंड किया जाता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, तो यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद वो जो डेटा है उसके साथ एक हेडर अटैच कर दिया जाता है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन होती है, जैसे कि यहाँ सोर्स की आईडी क्या है, मैसेज की लेंथ क्या है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सब चीज़ें। तो ये था आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ये इन टॉपिक्स पे जनरली क्वेश्चंस आते हैं, आपको चॉइसेस में क्वेश्चन मिलेंगे तो उनमें आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो इसको एक बेटर तरीके से प्रिपेयर करिएगा। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। किसी बच्चे को कोई डाउट है? स्टूडेंट्स, कौन सा वाला एग्जाम्पल बेटा? नहीं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाला। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में आगे चल के एक टॉपिक आएगा, वहां पे हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या कहती है कि दो प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस वो जो डेटा क्रिएट कर रहा है, एक प्रोसेस वो जो डेटा को कंज्यूम कर रहा है। तो ये दो आपस में डेटा को शेयर करने के लिए एक शेयर्ड रीजन, एक शेयर्ड मेमोरी का यूज करते हैं जिसको बोला बफर। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो डेटा जैसे ही उसके पास क्रिएट होता है, जैसे वो डेटा को प्रिपेयर करता है, वो प्रिपेयर करके किस पर रख देता है, बफर के ऊपर। इसी तरह से कंज्यूमर क्या होता है, जब भी उसको डेटा कंज्यूम करना होता है वो कहाँ से करता है, बफर से। ठीक है, तो ये चीज किसका एग्जाम्पल है, शेयर्ड मेमोरी का। सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है, बाकी इसमें क्या प्रॉब्लम आती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए एक सिनेरियो लिया, जैसे केस स्टडी होती है ना, कि भाई एक सिनेरियो था, ऐसे ऐसे हुआ, इसमें क्या दिक्कत आई, तो वो हम आगे चल के करेंगे। वहां पे एक चीज की इंपॉर्टेंट आती है, और ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इससे आपको क्लियर होगा कि किस तरह से अगर कम्युनिकेशन हमारा प्रॉपर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। ये जो है टॉपिक, जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर मैंने एग्जांपल लिया, ये सिर्फ यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन का काम कर रहा है। आगे चल के बात करेंगे, जैसे हमने पहले चैप्टर में बात की थी प्रोसेस और ये सब, लेकिन यहाँ पे हम प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ये कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी आने लगी हैं जो आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के टॉपिक में हमने पढ़ लिया कि भाई कम्युनिकेशन कैसे होता है। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली कि रेडी स्टेट क्या है, रन स्टेट क्या है, वॉट ब्रेक क्या है,
और हमने पढ़ा कि शेड्यूलर क्या कैसे करता है कि रेडी स्टेट में से एक प्रोसेस को सेलेक्ट किया और रन स्टेट में असाइन कर दिया, प्रोसेस क्या है, रन कर रहा है। बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकता है, प्रियम कर देता है, यानी रन स्टेट से प्रोसेस को निकाल देता है। अब ये जो चीजें हो रही हैं, प्रियम्पशन हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, ये सब एक्चुअल में कैसे हो रहा है, ये सब हम पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक में, जो अगले हम मंडे को और ट्यूसडे को कवर करेंगे। उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरह से प्रोसेस को सेलेक्ट किया जाता है, किस तरह से प्रोसेस को प्रियम्प्ट किया जाता है, रोका जाता है। ठीक है, जब वो टॉपिक कवर हो जाएगा उसके बाद आप इस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करोगे, तब आपको ये सारी थ्योरी और प्रैक्टिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे। इसलिए मैंने बोला था आपके सिलेबस में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू है, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू के साथ साथ आपको उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊंगा, आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। और इसीलिए मैं वो लेक्चर जो है हैंड रिटन बोर्ड पे या पेपर पे लूंगा इंस्टेड ऑफ लाइव लेक्चर लाइक दिस। तो कल का जो टॉपिक था वो था प्रोसेस से रिगार्डिंग, आज भी हम उसी से रिगार्डिंग कुछ और बात करेंगे। कल के टॉपिक में किसी को दिक्कत है कि भाई प्रोसेस क्या होता है, उसकी स्टेट्स एंड ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह? बेटा बताइए। अच्छा आदित्य, पीसीपी बताना है, चलिए मैं अभी पीसीपी बताता हूँ। ये क्वेश्चन किसने पूछा अभी मुझसे, पीसीपी वाला? रानी बोल रहा हूँ आप, ठीक है अभी बताता हूँ। देखिए, पीसीबी मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये क्या है, एक तरह से आपका डेटा स्ट्रक्चर है, यानी इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर होती है। ठीक है, यानी स्टोरेज के बारे में। अब कैसी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो जानने वाली बात है। पीसीबी में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो प्रोसेस के रिगार्डिंग होती है, यानी हर प्रोसेस के लिए एक पीसीबी ब्लॉक क्रिएट होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे ले सकते हैं, जितने इंसान हैं हर इंसान के लिए एक पीसीबी बना हुआ है, इसी तरह से प्रोसेस के लिए भी एक पीसीबी बना हुआ है। ठीक है, तो प्रोसेस के रिगार्डिंग एक पीसीबी क्रिएट हो गया जिसमें उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है और समय समय पे अपडेट होती रहती है। जैसे कि जैसे एक प्रोसेस बना कि उस प्रोसेस की आईडी क्या है, आईडी मतलब उसका नाम हो गया। ठीक है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है, उसको अपना एग्जीक्यूशन खत्म करने के लिए सीपीयू पे कितना समय चाहिए होगा, अपना एग्जीक्यूशन खत्म करने के लिए आईओ पे कितना समय चाहिए होगा। ठीक है, या और भी इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन जो एक प्रोसेस के बारे में बनते समय स्टोर की जाती है, वो सब किस में जाती हैं, पीसीबी में। साथ ही साथ जब प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कर रहा होता है या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो उसकी जो है इंफॉर्मेशन उसमें भी चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस भी साथ साथ उस पीसीबी में अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, तो पीसीबी क्या है, एक स्टोरेज है जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है रिगार्डिंग प्रोसेस। हर प्रोसेस के लिए एक अलग पीसीबी मेंटेन होती है, ये ध्यान करने वाली बात है। अब बताइए रानी, कोई दिक्कत है? अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आपने पढ़ी ली थी, प्रोसेस आईडी है, ठीक है, आपका प्रोसेस स्टेट्स हैं, ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग है, ये सब चीज़ें हैं जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी कि भाई एक प्रोसेस के रिगार्डिंग क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम एक जगह पे स्टोर कर दें तो उस स्टोरेज को बोला गया प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी। पीसीबी पे एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए आता है। ठीक है बच्चों, और किसी को कोई डाउट? किसी और स्टूडेंट्स को कोई डाउट है?